Hello, friends. A warm welcome to all of you. This is Priyanka, and welcome to my channel Commerce Ki Kunji. In this class, we will study about the law of demand. In previous one, we learned about the demand. We learned about the basics of demand, and this is demand part 2. Okay, so what we learned in this class? We will learn the meaning of law of demand, its assumptions, demand schedule. There are two kinds of demand schedule: individual demand schedule and market demand schedule. And the most important, why does demand curve slope downwards, and exception to the law of demand. These all topics we cover today. Okay, so let's start. The first point is, what is law of demand? ओके इसे कहते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम एक रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड। क्या डिमांड? क्वांटिटी डिमांड के बीच एक रिलेशन बताता है। और ये किस तरह का रिलेशन बताता है? ये ऑपोजिट रिलेशन बताता है। ये इसके बीच में कैसा बताता है? ये इसके बीच में ऑपोजिट रिलेशन बताता है। कहता है कि जब प्राइस गोज हाई, डिमांड गोज डाउन, और जब प्राइस गोज डाउन, डिमांड गोज हाई। यानी एक के इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज करता है और दूसरे के डिक्रीज करने पे पहला इंक्रीज करता है। ये रिलेशन हमको क्या होता है? देखने को मिलता है। किस में मिलता है? लॉ ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पे की वर्ड्स है व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो रिलेशन ये है, इस रिलेशन को हम तीन नाम से जानते हैं: नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, या फिर इसको हम और इन्वर्स रिलेशन भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट रिलेशन भी हम इसे कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड फॉर इट्स फॉल, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, डिमांड फॉर इट्स राइज। यानी कैसा रिलेशन हो गया? ये ऑपोजिट रिलेशन हो गया आपका। किसके बीच में? प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग चेंज में क्या क्या चीज़ चेंजेस नहीं होने चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में है। अदर थिंग्स में क्या? प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। दूसरे गुड्स का प्राइस जो है वो अनचेंज्ड होना चाहिए। कंज्यूमर का इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर का इनकम आज 5,000 है, कल 10,000 हो जाए, फिर 15,000 हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डिमांड पे उसका असर भी पड़ेगा। फिर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और फ्यूचर में गुड्स के प्राइस बढ़ने की संभावना अभी ना दिखी, तब जाके ये सब क्या होता है? आपका लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे में क्या है हमारा? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल हमारा क्या होता है? जब डिमांड को हम ये टेबुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में जब हम डिमांड को दिखाते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल करते हैं। अ टेब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। यहाँ पे देखिए डिमांड के रिलेशन को हम समझते हैं, प्राइस का रिलेशन और डिमांड का रिलेशन। प्राइस देखिए 50 है, फिर 45 है, फिर 40 है। यानी एक रिलेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किस ऑर्डर में है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी प्राइस आपका डिक्रीज कर रहा है। तो डिमांड क्या करना चाहिए? सोच के बताइए। डिमांड हमारा इंक्रीज करना चाहिए। तो देखिए पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। यानी क्या हो रहा है? हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारा क्या देखने को मिला? ऑपोजिट रिलेशन हमारा यहाँ पे देखने को मिला, या फिर इन्वर्स रिलेशन हमको यहाँ पे देखने को मिला। अब जब इसे ही हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ। ग्राफ बनाने के लिए अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस शेड्यूल को यहाँ पे ग्राफ में आपको पुट कर देना। ये हमारा क्या होता है? एक्स एक्सेस होता है। ये क्या होता है? वाई एक्सेस होता है। यहाँ पर क्या होता है? 0। ये तो फिक्स आप लोग सबको पता है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स एक्सेस में हम ले लेंगे क्वांटिटी को ले लेंगे, और वाई एक्सेस पे हम ले लेंगे प्राइस को। ठीक है, अब हम बस वैल्यू पुट कर देंगे। डिमांड देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 5, 10, 15। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम 5 लिख दिए, फिर 10 लिख दिए, फिर आपका 15 लिख दिए। प्राइस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका? 45, 40, 45 और देन 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर्स हो, ये आपको याद करके रखने। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। 50, 45, 40 की जगह आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। नंबर्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसे क्या करना है, बस मैच करना है। जब आपका प्राइस 50 था तो डिमांड कितना था 5, यानी 50 यहाँ है और 5 यहाँ, इसे हम क्या कर दिए मैच। जब 45 हुआ तो हमारा डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज किया ना, तो यहाँ पे 10। फिर जब हमारा प्राइस और डिक्रीज हुआ यानी 40 हुआ तो हमारा डिमांड और इंक्रीज हुआ और कितना हो गया 15। और इसे जब हम मिला देते हैं, ग्राफ जब क्लिक कर देते हैं, तो ये जो कर्व हमारा बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व। ये किस में बन रहा है, आपका लॉ ऑफ डिमांड में। क्लियर है, ये डिमांड शेड्यूल क्लियर है और डिमांड कर्व। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि डिमांड शेड्यूल जो होता है वो दो टाइप्स का हमको देखने को मिलता है। एक हमारा इंडिविजुअल होता है, एक हमारा मार्केट होता है। जब हम सिंगल कमोडिटी, सिंगल पर्सन के लिए कोई चीज़ बाय करते हैं, इंडिविजुअल के लिए या फिर परचेस करते हैं, तो वहाँ पर जो डिमांड इफेक्टिव होता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड। और वही जब हम पूरे मार्केट के लिए करते हैं या फिर फैमिली के लिए करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। आइए हम देखते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं। सपोज कि आप अपने लिए गए रसगुल्ला खाने, तो आप कितना रसगुल्ला खाओगे, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, ठीक है, 4 या 5 6 रसगुल्ला आप खाओगे इंडिविजुअल। तो ये क्या हो गया आपका कि आप दुकान पे गए, आपने 5 रसगुल्ले के डिमांड किया, वो क्या हो गया इंडिविजुअल डिमांड, या फिर आपने 1 रसगुल्ले का डिमांड किया। लेकिन अब आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आप पूरे फैमिली के लिए रसगुल्ला लेके जा रहे हो, यानी आप अपने अलावा माता पिता भाई बहन दोस्त सबके लिए लेके जा रहे हो, और आपने तब आप कितना रसगुल्ला का डिमांड करोगे, 25 या 30 या 15 या 20। तो जब इस तरह का लार्ज डिमांड हम करते हैं, जब सबके लिए जब हम लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मार्केट डिमांड। आइए इसे हम ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ में देखिए इंडिविजुअल डिमांड यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर ए का डिमांड दिया है, यहाँ पे बी का दिया है, यानी 3 रुपीज़ प्राइस पर ए 10 रसगुल्ला लेता है और 4 रुपीज़ प्राइस पे वो क्या लेता है, 8 रसगुल्ला लेता है। और बी क्या करता है, 3 रुपीज़ प्राइस पे 15 रसगुल्ला लेता है और 4 रुपीज़ प्राइस पे 12 रसगुल्ला लेता है। ये हो गया आपका इंडिविजुअल, ए का इंडिविजुअल, बी का इंडिविजुअल। अब जब इस दोनों को हम ऐड कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाता है आपका मार्केट डिमांड। देखिए यहाँ पर 25 आया है ना, 20 आया, कैसे आया है, 10 और 15 को मैंने ऐड कर दिया, 25 आ गया, 8 12 को ऐड कर दिया मैंने, 20 आ गया। यानी जब हम दो इंडिविजुअल का डिमांड को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मार्केट डिमांड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। डिमांड का जो कर्व अभी हमने देखा ना, डिमांड का कर्व हमने ऐसे बनाया था ना, ठीक है, अभी हमने डिमांड का कर्व बनाया था ना, पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि किस तरह बनता है। तो वो स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है, तो इसके रीजंस हैं। इसके 4 रीजंस मैंने यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड का मीनिंग पहले समझिए। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, घटते हुए। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वन एडिशनल। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इसकी उपयोगिता, इसकी यूज़ जो हम करते हैं, सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है। ठीक है, यूटिलिटी पे मैंने पूरा एक चैप्टर बनाया है, करीबन 2 या 3 वीडियो है यूटिलिटी पे मेरे, तो उसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आपको यूटिलिटी का मतलब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट आपको मार्शल ने दिया था। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि 1 मार्क्स के MCQ में, यूजीसी नेट में या फिर 11th में 12th में ये क्वेश्चन आते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो मार्शल ने दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब प्राइस क्या होता है, जब लो होता है ना, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अधिक मोर क्वांटिटी को बाय करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, घटते जाता है, डिमिनिशिंग होते जाता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, आपका डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी नीचे की तरफ आपका झुकता है, पहला। दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा कहता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हम क्या करते हैं, इनकम इफेक्ट में बोलता है कि जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले कुरकुरे खरीदते थे, पहले कुरकुरे का प्राइस मान लीजिए 10 रुपीज़ था, तो आप कितने कुरकुरे खरीद पा रहे थे,
5 कुरकुरे खरीद पाते, क्योंकि आपके पास 50 रुपीज़ ही थे। पापा ने आपको 50 रुपीज़ दी थी, कहा था कि जाओ बेटा जो खाना है खा लो, तो आपने क्या किया, 10 रुपये वाला 5 कुरकुरे ले लिया। अब मान लीजिए कि आपका जो कुरकुरे का प्राइस है ये 10 से कितना हो गया, ये 10 से 5 हो गया। तब आप कितना कुरकुरे खरीद सकते हो, अब आप 10 कुरकुरे खरीद सकते हो। यानी इसका मतलब कि अगर 5 रुपीज़ हो गया, यानी आपकी इनकम बढ़ गई है, यानी आपके पास जो पैसा है वो अब आपका सेव हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जैसे जैसे क्या होता है हमारा, देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जैसे प्राइस क्या होता है, कमोडिटी का फॉल होता है, द कंज्यूमर कैन बाय सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विथ लेसर मनी, यानी कम पैसे में वो ज़्यादा खरीद सकता है। ही कैन बाय मोर द सेम कमोडिटी विद द सेम मनी, उसी पैसे में, यानी उसी 50 रुपये में वो 5 का देगा, कितना खरीद रहा है, अब 10 कुरकुरे खरीद रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट। क्लियर है। इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ जाता है। किसका स्लोप, हमारे डिमांड का स्लोप। नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये हिक्स और एलन ने दिया था। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आप हमेशा सुनते हो इकोनॉमिक्स में, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है पहले भी तो आपको पता होगा कि 2 तरह के गुड्स मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा हम पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे ही टी का जो प्राइस होता है, टी का जो प्राइस वो होता है इंक्रीज हो जाता है, तो टी का डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और कॉफ़ी का डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यानी क्या हम देखते हैं कि एक का प्राइस बढ़ने पे दूसरे का डिमांड बढ़ता है, लेकिन पहले का डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण भी हमारा स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड्स की तरफ रहता है। ठीक है, it induces consumer to substitute the commodity whose price has fallen for other commodity which have now become the relatively, यानी दूसरे commodity का प्राइस के कारण से क्या होता है, दूसरे के डिमांड पे असर पड़ता है। क्लियर है। सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे जब टी का प्राइस आपका हाई होता है तो हाँ ठीक है, कमोडिटी आपका कॉफ़ी का इंक्रीज हो जाता है, और टी का कमोडिटी जो होता है, कमोडिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या हो जाता है, आपका डाउन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर या न्यू कंज्यूमर क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में न्यू कंज्यूमर का आना, न्यू कस्टमर्स का आना, तो मार्केट में न्यू कस्टमर कब आएंगे, जब कोई चीज़ सस्ता मिलेगा। हमको पता है जैसे ही कोई चीज़ का प्राइस, मान लीजिए कि अभी जो स्मार्टफोन है इसका प्राइस जो मान लीजिए कि 20,000 है, तो बहुत लोग के क्या है, कैपेसिटी में नहीं है। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन का प्राइस अगर 10,000 पे आ जाएगा, जो हमें खरीदना है सबसे अच्छा वाला, तो क्या करेंगे, हर कोई खरीदना शुरू कर देगा। जब हर कोई खरीदना शुरू करेगा मतलब मार्केट में नए कस्टमर आ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज कर जाता है। यानी प्राइस जैसे ही डिक्रीज किया तो डिमांड क्या हुआ, हमारा डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया, और इसे हम कहते हैं अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। और इसके कारण भी हमारा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। 4 पॉइंट क्लियर है। कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा हमने, फिर इनकम इफेक्ट्स पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा, और अराइवल्स ऑफ न्यू कंज्यूमर। 4 पॉइंट्स आर देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, our next and important point is एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब इससे आप क्या समझते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये तो हम समझ गए हैं कि प्राइस गोज हाई, डिमांड गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन, डिमांड गोज हाई। एक चीज़ और, हमेशा बेस आपको प्राइस लेना है। आप ये मत बोलिएगा कि डिमांड हाई होने से प्राइस लो हो जाता है, या डिमांड लो लेने से प्राइस हाई, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हमें ये कॉन्सेप्ट रखना है कि प्राइस के हाई और लो होने से डिमांड हाई और लो होता है। ठीक है, इसको आप एकदम क्लियर रखिए। तो ये कहता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। जैसे कि नॉर्मली तो जो उसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसे डाउनवर्ड कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, यानी डाउन होना चाहिए उसको, लेकिन वो डाउन ना के वो क्या हो जाता है, अप हो जाता है। यानी प्राइस इंक्रीज करता है, प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो डिमांड भी डिक्रीज करता है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलते हैं। ऐसा कौन कौन सा केस है, तो ऐसा मैंने 4 केस यहाँ पर लिया है।
ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो केस मैंने लिया है वो गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स को गिफन गुड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, वो सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, तो उन्हीं के नाम पे ये कॉन्सेप्ट पड़ा है आपका गिफन गुड्स। इसमें क्या होता है कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक आपका इन्फीरियर गुड्स होता है एंड हाँ, गिफन गुड्स इज द टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स एंड द क्वेश्चन कम लाइक दैट कि all inferior goods cannot be a given goods but all given goods can be a inferior goods। ये लाइन को आप मेरा याद रखिएगा, ठीक है, कि सारे inferior goods given goods नहीं हो सकते, लेकिन सारे given goods inferior goods होते हैं। inferior मतलब क्या, बोलते हैं inferior क्वालिटी का सामान है, यानी लो क्वालिटी का सामान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक inferior क्वालिटी का सामान है और एक सुपीरियर, मान इंफीरियर में आपका ब्रेड है और सुपीरियर में आपका मीट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हमारा जो इनकम है वो तो फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ करता है ना, फिर भी इसका डिमांड, देखिए प्राइस इंक्रीज़ किया ना ब्रेड का, तो इसका डिमांड कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डिमांड कम नहीं होता, यहाँ पे इसका डिमांड भी इंक्रीज़ करता नहीं, फिर भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि जो सुपीरियर गुड्स होते हैं यानी जो मीट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि इसका भी प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ब्रेड को ही परचेस करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड, इसीलिए इसको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज कॉन्शिपिशियस गुड। इसको ऐसे समझिए कि इसे हम कहते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स, ठीक है, जो प्रेस्टिजियस, जो स्टेटस के सिंबल्स होते हैं, लाइक मान लीजिए कि आप मर्सिडीज़ मान लीजिए, जगुआर कार मान लीजिए, ठीक है, एप्पल का आईफोन ले लीजिए, इस तरह के जो डायमंड ले लीजिए, इस तरह के जो गुड्स होते हैं ना, ये स्टेटस को दिखाते हैं, सोशल ग्रुप में स्टेटस को दिखाते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब के प्राइस हाई होते हैं ना, तो साथ में डिमांड भी क्या होता है, हमारा हाई होता है, मतलब दिखाने की वस्तु है, ठीक है। तो यानी ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस अगर लो हो जाएगा तो डिमांड हाई, इसका प्राइस अगर लो होता है ना तो डिमांड भी इसका लो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड हमारा आता है स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स में हम मोस्टली जो देखते हैं वो स्टॉक मार्केट का देखते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा सेंसेक्स, निफ्टी, पेपर वगैरह में हमेशा आप सुनते पढ़ते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट में क्या होता है, प्राइस राइज करता है ना तो उसका डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाता है, लोग पैसा डालना उसमें शुरू कर देते हैं, और जैसे उसका प्राइस डिक्लाइन करता है ना तो वैसे उसका डिमांड भी लो हो जाता है, लोग मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मार्केट में लोग पैसा कम डालते और निकालना शुरू कर देते हैं, यानी हम देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज अगर करता है तो डिमांड भी इंक्रीज करता है स्पेकुलेटिव मार्केट में, और प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो डिमांड भी डिक्रीज कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल होगा यहाँ पे, हैबिचुअल गुड्स जिसको बोलते हैं। लाइक हैबिचुअल गुड्स मतलब क्या, सिगरेट हो गया आपका, टोबैको हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, नशे की वस्तु जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जिस पर्सन को नशे करने की हैबिट होती है, नशा करने की हैबिट होती है, सिगरेट पीने की हैबिट होती है, उनका अगर प्राइस इंक्रीज भी कर जाता है ना तो भी वो उसका डिमांड कम नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, वो एडिक्टेड गुड्स है। तो यहाँ भी क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फुलफिल नहीं होता है। क्लियर है, यानी 4 केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फुलफिल नहीं होता है, और इसे एक्सेप्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन पॉजिटिव होता है, और अगर इसका ग्राफ हम देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, कि यहाँ पर आपका जगह तो नहीं है, मैं फिर भी बताती हूँ, यहाँ पे समझिएगा कि अगर प्राइस है इतना, मान लीजिए 5, और यहाँ पे कितना है आपका 5 क्वांटिटी भी, और अगर प्राइस अगर आपका इंक्रीज़ कर जाएगा ना, अगर प्राइस 10 हो जाएगा तो क्वांटिटी भी आपका कितना हो जाएगा, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। फिर अगर प्राइस मान लीजिए 5 से अगर 2 हो गया, यानी प्राइस डिक्रीज़ कर गया, तो क्वांटिटी भी आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। और हम क्या पढ़े थे कि लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसा बनता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और एक्सेप्शन में कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। जहाँ भी डाउट होगा आपको आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूँगी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।